क्लास 12 इकोनॉमिक्स, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स के बच्चों के लिए इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट जारी किया गया है, जिसमें से हम लोगों ने सेट 1 का ऑब्जेक्टिव और अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देख लिए थे फर्स्ट पार्ट के वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को देख लेंगे। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जैक के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं विभिन्न विषय के, आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक द्वारा साख की मात्रा के नियंत्रण के लिए अपनाई जाने वाली कोई दो उपाय बताएं। तो केंद्रीय बैंक क्या करता है? मुद्रा का कंट्रोल करता है साख विस्तार और साख संकुचन के द्वारा। साख विस्तार मतलब होता है कि बाजार अर्थव्यवस्था में मुद्रा को फैलाएगा, मुद्रा को भेजेगा, तो साख विस्तार हुआ। साख संकुचन मतलब बाजार से मुद्रा को टानेगा, मतलब बाजार में मुद्रा का शॉर्टेज करवा देगा। तो इसके लिए वो बहुत उपाय अपनाता है, जिसमें से हम लोग को दो का चर्चा करना है। तो पहला उपाय है आपका बैंक दर में परिवर्तन। देखिए इसमें जैसे लिखा हुआ वैसे ही लिखिएगा, मैं अपने भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो बैंक दर में क्या होता है कि जितना भी व्यावसायिक बैंक को यदि पैसा का जरूरत होता है तो वो रिजर्व बैंक से पैसा उधार लेता है, और रिजर्व बैंक जो है या केंद्रीय बैंक बैंक दर पर उनको उधार देता है, और व्यावसायिक बैंक जो है वो ब्याज दर पर व्यापारी लोग को उधार देते हैं। तो बैंक दर यदि बढ़ जाता है तो क्या होगा? व्यावसायिक बैंक को ऊंचे बैंक दर पर पैसा जब मिलेगा तो वो व्यापारी लोग को और भी ज़्यादा ब्याज दर पर पैसा देंगे, जिससे व्यापारी लोग पैसा लेने से पहले सोचेंगे कि मेरा मुनाफा हो पाएगा कि नहीं, और इससे क्या होगा कि बाजार में पैसा की कमी होना शुरू हो जाएगी। और वही साख का अगर विस्तार करना है तो बैंक दर को घटा देगा, तो ब्याज दर भी घट जाएगा और व्यापारी लोग उसमें पैसा उधार ले सकते हैं। तो पहला उपाय यही है, बैंक दर में परिवर्तन। इसका जैसे डिटेल लिखा हुआ है उसी तरह लिखिएगा बच्चों। दूसरा है खुले बाजार की क्रिया। तो खुले बाजार में केंद्रीय बैंक क्या करता है? प्रतिभूति का, अगर साख का विस्तार करना है तो प्रतिभूति को क्या करेगा? खरीदेगा। खरीदेगा तो पैसा बाजार में जाएगा, और यदि वो बाजार में प्रतिभूति क्या कर रहा है? बेच रहा है, तो बेचने से क्या होगा? बाजार का पैसा जो है वो केंद्रीय बैंक के पास आ जाएगा, तो बाजार में पैसा का शॉर्टेज हो जाएगा। तो ये खुले बाजार की क्रिया होता है। अगला है निवेश गुणक से क्या अभिप्राय है, उदाहरण सहित बताएं। तो निवेश गुणक को जेएम केन्स ने 1936 में अपनी किताब द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में दिया था। उनके अनुसार क्या है? तो इसका फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा, तो फॉर्मूला के आधार पर ही परिभाषा को बोलना है। गुणक का फॉर्मूला है डेल्टा वाई बराबर के डेल्टा या आई। यहाँ पर के का मान निकालेंगे तो फॉर्मूला मेरा इस तरह बन जाएगा। इसमें डेल्टा जो है वो परिवर्तन को बताता है, आई है विनियोग को, और वाई है सो आय को बताता है। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? तो इसको हम लोग पढ़ेंगे विनियोग में परिवर्तन के फलस्वरूप आय में जो परिवर्तन होता है उसके अनुपात को, मतलब बट्टा में है तो अनुपात को हम लोग गुणक कहते हैं। यहाँ गुणक का लिखा हुआ है। अब क्या है, गुणक क्या काम करता है? तो यदि हम अर्थव्यवस्था में 100 रुपया लगाए और गुणक यदि आगे की ओर काम कर रहा है तो 100 रुपया मेरा जितना गुणक रहेगा उतना गुना मेरा मुद्रा बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ उदाहरण दिए हैं, यदि किसी अर्थव्यवस्था में 10 करोड़ का प्रारंभिक निवेश करने से आय में अंतिम वृद्धि 60 करोड़ की है तो 60/10 बराबर 6 अंक गुणक कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए अर्थव्यवस्था में कितना है? 10 करोड़ विनियोग किया, मतलब डेल्टा आई का मान 10 है और डेल्टा वाई का मान कितना है? वृद्धि हुआ आय का 60। अब इसको इससे हम भागा लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? 6। तो मेरा 10 करोड़ जो है वो 6 आया गुणक का मान, इसका मतलब 6 गुना अर्थव्यवस्था में आय का सृजन होगा। अगला क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.75 है। यदि निवेश व्यय में 500 करोड़ की वृद्धि होती है तो आय तथा उपभोग व्यय में होने वाली कुल वृद्धि की गणना करें। तो यहाँ पर देखिए सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है आपका 0.75, तो एमपीसी का मान 0.75 हो गया। निवेश व्यय 500 करोड़, तो डेल्टा आई का मान हो गया 500 करोड़। आपको निकालना क्या है? तो आय उपभोग व्यय, तो आय हो गया डेल्टा वाई का मान निकालना है और उपभोग हो गया डेल्टा सी का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को फॉर्मूला में यदि हम लोग जाते हैं तो डेल्टा वाई निकालने के लिए फॉर्मूला चाहिए डेल्टा वाई बराबर के डेल्टा आई। इस फॉर्मूला में हम लोग बैठाएंगे। तो डेल्टा आई का मान पता है, के का मान पता नहीं, तो के का मान निकालने के लिए हम लोग एक और फॉर्मूला लगाएंगे।
K बराबर 1/1 माइनस MPC। तो यहाँ पर MPC का मान आपका दिया हुआ है कितना 0.75, तो MPC के जगह 0.75 बैठा दिए, एक में 0.75 को घटा दिए तो 0.25 आया, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो एक यहाँ इसके ऊपर 2 को जीरो ले जाएगा, 25 चौके 100, तो 4 आ गया। तो K का मान मतलब गुणक का मान कितना आ गया 4। अब हम लोग इस फॉर्मूला में बैठाएंगे, डेल्टा वाई का फॉर्मूला में बैठा, तो डेल्टा वाई मतलब हो गया कुल आय, डेल्टा वाई K का मान हम लोगों ने रख दिया 4, डेल्टा आई का मान यहाँ 500 है तो 500, अब 4 को 500 से गुना कर दिए तो 2000 करोड़ रुपया आ गया। अब हम लोग को निकालना है डेल्टा सी, तो डेल्टा सी कहाँ मिलेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है MPC बराबर डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई। यहाँ पर हम लोग तिरछा गुना करेंगे तो मेरा डेल्टा वाई गुना होगा किससे, MPC से गुना होगा, तो डेल्टा सी किससे गुना होगा, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, तो डेल्टा सी बराबर डेल्टा वाई गुना MPC हो जाएगा। अब डेल्टा वाई का मान तो हम लोग को पता है कितना है, तो डेल्टा वाई का हम लोग मान निकाल चुके हैं 2000 करोड़, तो डेल्टा वाई के जगह हम लोग 2000 बैठा देंगे, MPC का मान 0.75 था बैठा दिए, दोनों को गुना कर देंगे तो 1500 करोड़ रुपया आ जाएगा। इस तरह डेल्टा सी का मान कितना निकला आपका 1500 और डेल्टा वाई का मान कितना निकला 2000 करोड़ रुपया। सरकारी बजट के किन्हीं दो उद्देश्यों को लिखे। बजट क्या होता है, सरकार का एक वित्तीय वर्ष मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च में जो भी आय और व्यय का लेखा जोखा होता है वो बजट कहलाता है। तो बजट से क्या क्या उसके फायदे हैं, क्या उसका मेन उद्देश्य होता है, तो पहला दो उद्देश्य का आपको बताना है। तो पहला है आर्थिक स्थिरता, अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी के चक्र चलते हैं, मतलब अर्थव्यवस्था में क्या होता है, व्यापार जो होता है कभी तेज होता है कभी गिरने लगता है, मतलब कभी बहुत फायदा हो रहा है कभी बहुत घाटा होने लगा है, तो ये तेजी मंदी अर्थव्यवस्था में चलते रहते हैं। सरकार अर्थव्यवस्था को इन व्यापार चक्रों से सुरक्षित रखने के लिए सदा वचनबद्ध होती है। सरकार आर्थिक स्थिरता की स्थिति को प्राप्त करने का प्रयत्न करती है कि स्थिरता बरकरार रहे। दूसरा है सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंध, मतलब जो भी सरकारी उद्योग धंधा है उसका प्रबंध अच्छे ढंग से करना। तो सरकार के बजट संबंधी नीति से यह प्रकट होता है कि वह किस प्रकार सार्वजनिक उद्यमों के माध्यम से विकास की गति को तीव्र करने के लिए उत्सुक है। प्रायः सार्वजनिक उद्यमों को इन क्षेत्रों में लगाने का प्रयत्न किया जाता है जहां प्राकृतिक एकाधिकार पाया जाता है। 43 है कर प्राप्तियों और गैर कर प्राप्तियों में क्या अंतर है। कर मतलब होता है सरकार जो टैक्स लगाती है वो कर हो गया, तो कर प्राप्ति में कर किसी व्यक्ति या संस्था की आय पर लगाया जाता है, वहीं गैर कर प्राप्तियों में कर माल और सेवाओं के लेन देन के मूल्य पर लगाया जाता है। कहने मतलब जो कर प्राप्ति है वो प्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर मतलब होता है आय पर टैक्स, आप जितना कमाइएगा उसी हिसाब से आप पर टैक्स लगेगा, तो उसको हम लोग कर प्राप्ति कहेंगे, प्राप्तियां कहेगा। गैर कर प्राप्ति हो गया कि अप्रत्यक्ष कर, इसको हम लोग एक तरह से कह सकते हैं सरकार किसी और पर टैक्स लगाता है और वो किसी और पर टैक्स को टाल देता है। जैसे माल पर टैक्स लगा देगा तो क्या करेगा, जो भी हम सामान रहेगा उसमें टैक्स जोड़ के बाजार में बेचेगा और जो ग्राहक उसको खरीदेगा वो टैक्स का भुगतान करेगा, तो ये गैर कर प्राप्ति हो जाता है। दूसरा अंतर है कर प्राप्तियों में अर्जित धन के साथ साथ उपभोग की गई वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा के एक हिस्से पर कर का भुगतान करना जरूरी होता है, वहीं गैर कर प्राप्तियां केवल तभी देय होती है जब सरकार की सेवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब हम सरकारी सेवा का इस्तेमाल करेंगे तभी वो टैक्स देंगे, मतलब अमुक वस्तु हम खरीदेंगे तभी उसको टैक्स देके खरीदेंगे, और यदि उस सेवा को हम लोग यूज नहीं कर रहे तो हम लोग टैक्स नहीं देंगे। जैसे यदि हमको ट्रेन से जाना है, सरकारी ट्रेन है, ट्रेन पे जाना है तो हमको उसका टिकट जो खरीदेंगे वो टैक्स दे के खरीदेंगे, ट्रेन से नहीं जाएंगे तो हमको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगला है मांग के नियम की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। मांग का नियम क्या होता है कि किसी भी वस्तु का जब मूल्य बढ़ता है तो उसका मांग घट जाता है और मूल्य घटता है तो मांग बढ़ जाता है, इसको हम लोग मांग का नियम कहते हैं। तो मांगी गई मात्रा मूल्य में कमी के साथ बढ़ती है तथा मूल्य में वृद्धि के साथ घटती है। तालिका में हम लोग देख सकते हैं जब सेब का कीमत 8 रुपया था तो हम लोग उसका 2 इकाई खरीदते हैं, मतलब 2 केजी खरीदते हैं, तो उसका दाम घटकर जब 6 रुपया हो गया तो हम उसका 3 केजी खरीदे, 4 पर 4 केजी और 2 पर 5 केजी खरीद रहे हैं, मतलब जैसे जैसे मूल्य घट रहा है वैसे वैसे हम लोग मात्रा को बढ़ा रहे हैं। इसी को हम लोग चित्र में भी दिखा सकते हैं, यहाँ पर ले लिए हैं मात्रा को और इधर लिए हैं मूल्य को, इस टेबल के आधार पर इस चित्र को बनाए हैं और जब हम लोग बिंदु को मिलाएंगे तो हमको डी वक्र प्राप्त हो जाएगा जो मांग रेखा को बताता है। मांग रेखा ऊपर से नीचे दाहिनी ओर गिरती है।
अगला है नगद साख एवं अधिविकर्ष में क्या अंतर है। तो नगद साख जो है वह व्यापारिक बैंक उद्योगपतियों व्यापारी आदि को उनके माल गोदाम स्वीकृत प्रतिभूतियों संपत्ति आदि की जमानत पर साख की व्यवस्था करते हैं। मतलब नगद साख मतलब होता है कि हमको यदि पैसा का जरूरत है तो हम कुछ चीज को बैंक में गिरवी रखेंगे, जमीन का कागज हो कोई भी संपत्ति हो उसको गिरवी रखेंगे, उसी के आधार पर वो हमको उधार देगा, तो वो नगद साख कहलाता है। ग्राहक को समय समय पर बकाया राशि पर ही ब्याज देना पड़ता है और जो जो वह ऋण राशि का भुगतान करता जाता है अपनी जमानत की वस्तुओं को वापस अपने स्वामित्व में लेता रहता है। नगद साख और अधिविकर्ष में यह मौलिक अंतर है कि नगद साख किसी भी व्यक्ति को स्वीकार की जा सकती है, पर अधिविकर्ष की सुविधा केवल चालू खाता रखने वाले ग्राहकों को ही प्राप्त होती है। नगद साख की अवधि अधिविकर्षों की अपेक्षा अधिक होती है। अधिविकर्ष बहुत ही अल्पकालीन होते हैं। अधिविकर्ष में क्या होता है कि आपका अगर करेंट अकाउंट है, चालू खाता है, आपका अकाउंट में अगर 100 रुपया रखा हुआ है, फिर भी अगर आपको उधार लेना है तो वो आपको 500 रुपया तक का उधार दे देगा आपके क्रेडिट के आधार पर। इसको हम लोग अधिविकर्ष बोलेंगे। लेकिन नगद साख में ऐसा नहीं है, आपको उधार लेना है तो आपको कोई भी चीज़ गिरवी रखना पड़ेगा या फिर आपका देखेगा सैलरी कितना है, क्या आप करते हैं, उसके आधार पर आपको ऋण देगा, तो वो नगद साख कहलाएगा। लेकिन आपका पैसा जो जमा है उससे ज़्यादा अगर आपको पैसा ज़रूरत है तो और उस मिल रहा है बैंक से तो वो अधिविकर्ष कहलाएगा। तो अधिविकर्ष में क्या है कि जब व्यापारिक बैंक अपने चालू खाता वाले ग्राहकों को उनकी जमाओं से भी अधिक राशि अपने खाते से निकालने की अनुमति देता है तो बैंक की इस उधार क्रिया को अधिविकर्ष के नाम से जाना जाता है। इसका डिटेल और देख लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्राथमिक क्षेत्र तथा द्वितीय क्षेत्र में अंतर बताएं। प्राथमिक क्षेत्र मुख्य रूप से जानना है प्रकृति से जुड़ा हुआ जितना भी काम होगा वो प्राथमिक क्षेत्र का काम कहलाएगा और निर्माण संबंधी जो भी काम होगा वो द्वितीय क्षेत्र का काम कहलाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है तो इस क्षेत्र को कृषि तथा संबंधित क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जबकि द्वितीय क्षेत्र को निर्मित क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। दूसरा अंतर है यह वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक साधनों का शोषण करता है तथा इससे वस्तुएं तथा सेवाएं पैदा करता है, जबकि यह क्षेत्र एक वस्तु को दूसरी में परिवर्तित करता है जिससे उपभोक्ताओं को अधिक संतुष्टि मिलती है। फिर है तीसरा अंतर, इसमें सभी कृषि तथा संबंधित क्रियाएं जैसे वन खनन तथा उत्खनन, मछली पालना तथा पशु पालना आदि शामिल होते हैं, जबकि इसमें निर्माण इकाइयां छोटे पैमाने, बड़ी फर्में, बड़े निगम तथा बहुराष्ट्रीय निगम शामिल होते हैं। चौथा अंतर है असंगठित तथा परंपरागत तकनीक का प्रयोग होता है, जबकि इसमें संगठित तकनीकें होती है। पांचवा अंतर है श्रम विभाजन की कोई संभावना नहीं है, जबकि उत्पादन के लिए जटिल श्रम विभाजन आवश्यक है। यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, केंद्रीय बैंक की परिभाषा दें और इसके कार्यों की व्याख्या करें। तो डीकॉक के शब्दों में केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक है और वह देश के शिखर पर होता है। मतलब जैसे लिखा हुआ वैसे ही लिखिएगा बच्चों आप लोग। दूसरा है कि केंद्रीय बैंक का जो स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को किया गया था। इसका मुख्य काम क्या है तो पहला मुख्य काम उसका मुद्रा जारी करना, मतलब पैसा कौन छापेगा तो केंद्रीय बैंक ही छापेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा है सरकार का बैंक, इससे कौन लेन देन करेगा तो सरकार लेन देन करेगा, आम आदमी केंद्रीय बैंक से लेन देन नहीं कर सकता है, तो दूसरा है सरकार का बैंक। तीसरा है बैंकों का बैंक, सब बैंक का बॉस है ही, जब सबके पास पैसा नहीं रहेगा तो उन लोग को उधार कौन देगा, केंद्रीय बैंक देगा, इसलिए बैंकों का बैंक हुआ, बैंक का मालिक हुआ। फिर है बैंकों का निरीक्षण, ये समय समय पर सब बैंक का जांच पड़ताल करते रहता है कि सबको ऋण उन बढ़िया से दे रहा है कि नहीं, गरीब को दे रहा है कि नहीं, कि खाली अमीरे का झोला भर रहा है, ये सब निरीक्षण करता है। अंतिम ऋणदाता है। फिर देश के विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षक है, समाशोधन गृह का कार्य करता है, साख मुद्रा का नियंत्रण करता है, आंकड़े इकट्ठा करना, अन्य कार्य में इसका कृषि वित्त है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्मेलन है, मुद्रा तथा बिल बाजार है और फटे पुराने नोट को वापस लेने का काम करता है। 48 नंबर है एक व्यापारिक बैंक की परिभाषा दीजिए और इसके कार्य को बताएं। तो व्यापारिक बैंक क्या करता है, जनता के फालतू पैसा को अपने पास जमा स्वीकार करता है, जरूरत पड़ने पर उन्हें उधार देता है, यह व्यावसायिक बैंक का काम है। बच्चों जैसे लिखा हुआ वैसी तरह लिखिएगा, मैं अपनी भाषा में आपको बता दे रहा हूँ। इसके कार्य क्या है तो पहला जमा प्राप्त करना, व्यावसायिक बैंक क्या करता है, जनता के पैसा को अपने पास जमा स्वीकार करता है, किस रूप में तो अस्थायी जमा खाता के रूप में, चालू खाता के रूप में और बचत बैंक खाता के रूप में। ऋण देना,
व्यवसायिक बैंक क्या करता है, ग्राहकों को, व्यापारियों को ब्याज दर पर ऋण देता है। तो ये ऋण देने का काम है। और ऋण के प्रकार क्या है, तो अधिविकर्ष के रूप में, नगद साख के रूप में, ऋण एवं अग्रिम के रूप में, विनिमय बिलों तथा हुंडियों को बट्टा करना तथा याचना तथा अल्प सूचना ऋण के रूप में वो ऋण देता है। इसके बाद इसका समान उपयोगिता संबंधी काम में आता है कि विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय करता, बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा का काम है, साख प्रमाण पत्र एवं अन्य साख पत्रों को जारी करना, ग्राहकों को दूसरे की साख के बारे में जानकारी देना, व्यापारिक सूचना तथा आर्थिक आंकड़े एकत्र करना, वित्तीय मामलों के संबंध में सलाह देना, मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की सुविधा देना, ये सब काम है। और लास्ट काम है एजेंसी के कार्य, जिसमें इसका मुख्य काम है प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, ग्राहकों की ओर से भुगतान का काम करना, ग्राहकों के लिए भुगतान प्राप्त करना, चेक एवं अन्य साख पत्रों के भुगतान को इकट्ठा करना, प्रतिनिधि के समान कार्य करना, ग्राहकों की ओर से विनिमय बिलों को स्वीकार करना। 39 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा के सभी कार्यों का वर्णन करें। तो क्रॉथर के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में समानता स्वीकारी जाती है और साथ ही साथ मुद्रा में माप एवं मुद्रा के संग्रह का कार्य भी करती है। किनले ने मुद्रा के कार्य को बांटा है। पहला प्राथमिक या इसका मुख्य काम क्या है, तो विनिमय का माध्यम। पैसा क्या काम करता है, तो लेन देन के काम में आता है, विनिमय का माध्यम है। दूसरा है मूल्य का मापक। पैसा में किसी भी चीज का मूल्य को मापने का गुण होता है। जैसे अगर मेरे पास पेन है तो कितना का पेन है, ये 5 रुपया का पेन है, ये 15 रुपया का पेन है, इस तरह मूल्य को मापने का गुण है। अब इसका गौण अथवा सहायक कार्य क्या है, तो स्थगित भुगतानों का मान। स्थगित भुगतानों का मान है कि मुद्रा के रूप में हम भविष्य में भुगतान करने के लिए कह सकते हैं, तो ये स्थगित भुगतान का मान हुआ। क्योंकि मुद्रा का जो मूल्य रहेगा वो स्थिर रहेगा, बदलेगा नहीं। जैसे 10 रुपया का नोट है तो उसका वैल्यू 10 ही रुपया का रहेगा, कोई 100 रुपया का नोट है तो 100 रुपया, तो उसका मूल्य स्थिर रहेगा। दूसरा चीज है, उसको सभी कोई स्वीकृत करेंगे, स्वीकृत गुण होता है, उसको सभी कोई मानते हैं। फिर है अन्य वस्तुओं की तुलना में वो अधिक टिकाऊ होता है, लंबा समय तक आपके पास रहेगा, जबकि सामान जैसे टमाटर आप ज़्यादा दिन नहीं रख सकते हैं, सड़ जाएगा। स्थगित भुगतानों के मान के रूप में पूंजी निर्माण में यह सहायक होता है। उसके बाद है मूल्य का संचय। पैसा को क्या कर सकते हैं हम लोग, जमा करके रख सकते हैं, ये गुण मुद्रा में होता है। उसके बाद है मूल्य का हस्तांतरण। पैसा को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जा सकते हैं। इसका आकस्मिक कार्य क्या क्या है, तो सामाजिक आय का वितरण है, साख निर्माण का आधार होता है, अधिकतम संतुष्टि का माप है, राष्ट्रीय आय का वितरण, शोधन क्षमता की गारंटी, पूंजी की तरलता में वृद्धि। 50 नंबर क्वेश्चन है, तालिका तथा चित्र की सहायता से सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। तो कुल उपयोगिता मतलब होता है कि उपभोक्ता द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता के संपूर्ण योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। मतलब अगर हम रोटी खा रहे हैं तो पहला रोटी से 5 उपयोगिता मिला, दूसरा से 8 उपयोगिता मिला, तो हम लोग को कुल उपयोगिता कितना मिला, तो दोनों उपयोगिता को जोड़ देंगे, 5 और 8 को जोड़ देंगे तो वो मेरा कुल उपयोगिता कहलाएगा। कुल उपयोगिता का फॉर्मूला है TU बराबर सिग्मा MU। सीमांत उपयोगिता, तो किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग बढ़ाने पर कुल उपयोगिता में जितनी वृद्धि होती है उसे उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिता फॉर्मूला है MU बराबर TUN माइनस TUN माइनस 1। अब तालिका से हम लोग देखते हैं, जैसे मात्रा 0, आप कुछ उपभोग नहीं करें तो कुल उपयोगिता 0 है, सीमांत उपयोगिता खाली। जब एक रोटी का एक इकाई का उपभोग किए तो कुल उपयोगिता 8 हो गया, सीमांत उपयोगिता अभी निकालते हैं। दूसरा रोटी खाएं तो 14 उपयोगिता होगा, तीसरा पर 18 हो गया, चौथा पर 20 हो गया। अब अगर हमको सीमांत उपयोगिता निकालना है तो कैसे लिख लेगा, तो ये 8 का शुरू में 8 लिखा जाएगा, ठीक है। अब 14 में ये 8 को घटा देंगे तो मेरा हो जाएगा 6। कैसे घटाएंगे, तो यहाँ आप फॉर्मूला देखिए, मान लीजिए और आप लिखा रहे दूसरा इकाई का, तो TUN जो होगा वो मेरा 14 कहलाएगा, ठीक है। TUN माइनस 1 कहलाएगा, इसके एक पहले वाला, तो इसके एक पहले कौन है 8, तो 14 में 8 को घटा देंगे तो 6 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम तीसरा इकाई का निकाल रहे हैं तो TUN मेरा कितना कहलाएगा 18, और TUN माइनस 1 क्या कहलाएगा, तो 14, तो 18 में 14 को घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। इस तरह हम लोग निकालेंगे सीमांत उपयोगिता। तो टेबल आप देख सकते हैं, तो हम लोग शुरू में देख सकते हैं कि कुल उपयोगिता बढ़ता है, उसके बाद देखिए 20 पर ये अधिकतम हो गया, और सीमांत उपयोगिता क्या है, घट रहा है, 8 के बाद 6 4 2 घट रहा है। उसके बाद कुल उपयोगिता क्या होता है, घटना शुरू करता है, 20 के बाद देखिए 18 आ गया। सीमांत उपयोगिता क्या होता है, ऋणात्मक हो जाता है। इसी को हम लोग चित्र में देखेंगे, तो चित्र में क्या है,
कुल उपयोगिता तेजी के साथ बढ़ता है, ये तेजी से सीमांत उपयोगिता घटता है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होता है तो सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाता है, और जब कुल उपयोगिता घटना शुरू कर देता है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाता है। यही संबंध है दोनों में। आगे अब हम लोग देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, मांग की कीमत लोच से आप क्या समझते हैं, इसकी कितनी श्रेणियां होती है। तो कीमत लोच क्या होता है कि किसी वस्तु के मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसको हम लोग मांग की लोच कहते हैं। तो मांग की लोच का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू बट्टा डेल्टा पी। इसको हम लोग कहते हैं मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन, इसको कहेंगे मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। तो मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप मांग मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसके अनुपात को हम लोग मांग की लोच कहते हैं। मांग का लोच क्या है, तो 5 प्रकार के होते हैं। पहला है पूर्णतया लोचदार मांग, जिसको हम लोग अनंत लोच कहेंगे। इसमें क्या है कि मूल्य में जैसे लिखा हुआ ऐसे देख लीजिए, इसमें चित्र में देखिए कि अगर मूल्य में थोड़ी सी कमी हो जाए तो मांग में अनंत वृद्धि हो जाएगी, और मूल्य में थोड़ी सी वृद्धि हो जाए तो मांग घटकर शून्य हो जाए तो ये आपका कहलाएगा पूर्णतया लोचदार मांग या अनंत लोचदार। इसको हम लोग सूचित करते हैं ईपी बराबर इन्फिनिटिव के रूप में, और इसका वक्र जो होता है मांग वक्र वो एक्स अक्ष के समानांतर होता है। दूसरा है सम लोचदार मांग या इकाई लोचदार मांग। इसका मतलब है जैसे लिखा हुआ इसको पहले देख लीजिए, उसके बाद इस चित्र में हम लोग देखते हैं। सम लोचदार मांग मतलब जिस हिसाब से मूल्य में परिवर्तन होगा मात्रा में भी उसी हिसाब से परिवर्तन होगा समान मात्रा में, तो यह सम लोचदार मांग कहलाएगा। कैसे, जैसे मूल्य घटकर इतना हुआ तो मात्रा उतना ही बढ़ गया। यहाँ का दूरी, ये दूरी और ये बॉक्स का दूरी दोनों बराबर रहेगा, तो इसमें मांग की लोच को हम लोग सूचित करेंगे 1 के बराबर। उसके बाद इकाई से अधिक लोचदार। इकाई से अधिक लोचदार का मतलब है कि जिस हिसाब से मूल्य में परिवर्तन हो रहा है मात्रा में उससे ज़्यादा अनुपात में परिवर्तन हो रहा है। ये दूरी को आप देख सकते हैं, इसमें कम दूरी, ये ज़्यादा हो गया, मतलब मूल्य में थोड़ा सा कमी हुआ मात्रा में ज़्यादा हो, तो इसको हम लोग इकाई से अधिक लोचदार मांग कहेंगे। इकाई से कम लोचदार मांग में क्या होगा, जस्ट उल्टा। जिस हिसाब से मूल्य में परिवर्तन होगा मात्रा में उससे कम अनुपात में परिवर्तन हो, तो इसको हम लोग इकाई से कम लोचदार मांग कहेंगे। इसमें ईपी लेस देन 1 होगा। पूर्णतया बेलोचदार मांग, इसका मतलब होता है कि मूल्य में वृद्धि हो चाहे कमी हो मांग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो उसको हम लोग पूर्णतया बेलोचदार मांग कहेंगे। तो जैसे मूल्य OP1 है तो मात्रा मेरा OQ ही है, मूल्य बढ़कर OP2 हो गया तो मात्रा OQ ही है। इसका मतलब मूल्य में जितना कमी बेसी कर लीजिए मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो ये पूर्णतया बेलोचदार मांग कहलाएगा। इसको हम लोग सूचित करते हैं ईपी बराबर ईपी बराबर 0। अब लास्ट क्वेश्चन है मांग की कीमत लोच ज्ञात करने। जैसे मूल्य आपका दिया हुआ कितना 9, मात्रा दिया हुआ 100, 150, तो हम लोग क्या निकालना है, मांग की लोच। अभी फॉर्मूला बताए थे, मांग की लोच का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू बट्टा डेल्टा पी। तो हमको क्यू पता है, क्यू मतलब शुरू का मात्रा कितना है 100, पी मतलब शुरू का मूल्य कितना 9, डेल्टा क्यू मतलब मात्रा में कितना परिवर्तन हो रहा है, और डेल्टा पी मतलब हो जाएगा मूल्य में कितना परिवर्तन। इसको हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग निकाले हैं पी हो गया 9, P1 हो गया 9, मतलब शुरू का मूल्य कितना है 9, बाद में भी मूल्य 9 ही है। उसके बाद मात्रा है शुरू में 100, फिर Q1 हो जाएगा मात्रा बढ़कर 100 से 150 हो गया। तो हम लोग डेल्टा पी निकालेंगे। डेल्टा पी निकालने का फॉर्मूला है P1 माइनस पी, मतलब इसको इसमें घटा देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 0। डेल्टा क्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, Q1 माइनस क्यू, मतलब 150 में 100 को घटा देंगे तो 50 आ जाएगा। फॉर्मूला ये है, इस फॉर्मूला में बैठा देंगे। तो यहाँ पर मेरा 9 पी निकल गया और डेल्टा पी मेरा 0 निकला है, क्या यहाँ पर डेल्टा क्यू 0 है। अब 0 से कोई भी संख्या को भागा देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर ये टोटल मान जो है मेरा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव से कोई भी चीज़ गुना होगा तो वो इन्फिनिटिव ही रहेगा। तो ये आपका इन्फिनिटिव, इसमें मतलब मांग की लोच जो है वो क्या है, लोचदार है। इस तरह इसका वक्र होता है मांग की लोच इन्फिनिटिव, एक्स अक्ष के समानांतर वक्र होता है। तो इस तरह हम लोग इसको निकाल सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि मैंने समझाने का प्रयास किया है। आशा करते हैं अच्छा, वीडियो को अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हो, यही मेरे दिल में तमन्ना है। आप लोग का एग्जाम अच्छा जाए। जय हिंद, जय भारत।